नदिया के नाम के एक छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव में राहुल अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। राहुल, 3 दिन हो गए तुम्हें काम पर गए हुए। घर का किराया, राशन सब कैसे चलेगा? अब तो आटे की बोरी भी खाली हो चली है। जानता हूँ गौरी, पर बाहर की ठंड देखो, हड्डियां तक कांप जाती हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो, मैं काम पर जरूर जाऊंगा। सुनो, लॉटरी वाले के पैसे भी देने हैं। वो रोज आकर पूछता है। ऊपर से ठंड के कपड़े भी लाने हैं, नहीं तो ये बच्चे ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा काम मिल ही जाएगा। अगर कुछ हाथ नहीं आया तो रात तक जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा, वही बेच दूंगा। राहुल ठंडी हवा में कांपता हुआ जब राशन की दुकान पर पहुंचा। रामू काका, जरा 1 किलो चावल, आधा किलो दाल और थोड़ा तेल दे दीजिए, घर में कुछ भी नहीं बचा है। अरे लखन, पहचान मुझे? मैं राहुल, तेरा बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे ना। अरे हाँ भाई, पहचान गया। कैसे भूल सकता हूँ तुझे। तू तो वही राहुल है जो हर बार स्कूल में देरी से आता था और मुझसे होमवर्क नकल करवाता था। चल, बहुत साल बाद मिला है, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अरे रामू काका, एक कोल्ड ड्रिंक निकालना जरा। कोल्ड ड्रिंक? अरे ओ राहुल, तुझे पुराना कर्ज चुकाने की फुर्सत नहीं और अब कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश कर रहा है? काका, ऐसा मत कहिए, मैं हिसाब चुका दूंगा। बस मेरा दोस्त आया है, थोड़ी इज्जत की बात है। इज्जत? इज्जत तो उनके पास होती है जिनके पास पैसे हों। पहले पुराने पैसे चुका, फिर इज्जत की बात कर। अरे काका, रहने दीजिए, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। वैसे भी मुझे देर हो रही है। राहुल, फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर लखन वहां से चला गया। काका, आपको तो देखना चाहिए था कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मेरा बचपन का दोस्त था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। बेटा, जब जेब खाली हो जाती है तो दुनिया की नजर भी बदल जाती है। जब पैसे होते हैं तो सब अपने होते हैं, दोस्त भी, रिश्तेदार भी, वरना कोई हाल तक नहीं पूछता। काका, ऐसा वक्त किसी पर ना आए, लेकिन आप बस थोड़ा सा राशन दे दीजिए। बच्चे 3 दिन से सिर्फ सूखी रोटी खा रहे हैं। राशन उधार नहीं मिलता यहां, पहले हिसाब चुकाना फिर मांगना। गरीब की भूख पर दुकान नहीं चलती। चल जा, अब औरों को भी सामान देना है। जिस घर में राहुल और गौरी रहते थे, वो घर गांव के बुजुर्ग हरिदास काका का था। सुनिए जी, जरा सुनिए, बात कुछ जरूरी है। क्या बात है भाग्यवान? सुबह से ही परेशान दिख रही हो। अरे जी, मेरी बहन सुनीता का फोन आया था। वो शहर से आ रही है ठंड की छुट्टियां मनाने। कह रही थी, दीदी गांव आऊं तो कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। अब बताइए, हम उसे कहाँ ठहराएंगे? तो घर में जगह की क्या कमी है? ये छोटा कमरा खाली है, वहीं रह लेगी कुछ दिन। अरे नहीं जी, वो कमरा तो बहुत छोटा है और वहाँ ठंड भी बहुत लगती है। मैं सोच रही थी कि जो हमारा किराए का घर है वही खाली करवाना पड़ेगा। अब राहुल का महीना भी पूरा हो गया है, तो अच्छा रहेगा अगर आप जाकर उससे घर खाली करवा दो। भाग्यवान, तू क्या कह रही है? राहुल पिछले 20 साल से हमारे घर में रह रहा है। भले किराया कभी 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, पर वो ईमानदार आदमी है, हर महीने किराया चुका देता है। ऐसे भले लोगों को यूं निकाल देना ठीक नहीं। अजय, आपकी ये भलमनसाहत ही तो लोगों को सिर चढ़ा देती है। अब 20 साल हो गए और आप कह रहे हैं रहने दो। कब तक? मेरी बहन आ रही है, कुछ दिन तो हमें भी आराम चाहिए। देखो गुनगुन, ठंड में किसी को घर से निकालना अच्छा नहीं लगता। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके किराया देता है। अभी 2 दिन पहले ही तो उसकी हालत देखी थी, हाथ तक फटे हुए थे। अरे रहने दीजिए जी, आपको तो सब पर दया आती है। अगर राहुल इतना ही बेचारा है तो अपने घर में रख लीजिए, हमारे किराए के घर में क्यों? मेरी बहन आ रही है और मैं उसे किसी झोपड़ी में तो नहीं रख सकती। तू सही कहती है भाग्यवान, बहन का भी मान रखना है, लेकिन दिल नहीं मानता राहुल को यूं निकालने का। खैर चलो, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ, प्यार से, बिना झगड़े के। अरे सेठ जी, आइए आइए, अंदर आइए। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हैं? बैठिए, चाय बनवाता हूँ। नहीं राहुल, चाय वाय रहने दे, मैं दरअसल एक जरूरी बात करने आया हूँ। जी सेठ जी, कहिए, क्या बात है? राहुल,
घर का महीना पूरा हो चुका है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है। बस 2-3 दिन की बात है, मैं पैसे ले आऊंगा। इस बार काम थोड़ा कम मिला, इसलिए देरी हो गई। नहीं राहुल, बात सिर्फ किराए की नहीं है। इस बार मैं तुझसे किराया नहीं चाहता। मतलब आप किराया नहीं चाहते? क्यों सेठ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है। हाँ, बस हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तू ये घर खाली कर दे। क्या घर खाली कर दूं? लेकिन सेठ जी, मैं तो पिछले 20 साल से यही रह रहा हूं। मेरे बच्चे यहीं पले बड़े हैं, यही हमारा ठिकाना है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राहुल, मेरी पत्नी की बहन शहर से आ रही है ठंड की छुट्टियां बिताने। अब गांव में उनके ठहरने का और कोई ठिकाना नहीं है। गुनगुन कह रही थी कि वही इस घर में रहेगी कुछ दिन, तो मुझे तेरे से ये कहना पड़ा। सेठ जी, आप तो जानते हैं हमारे पास और कोई जगह नहीं। किराया भी मैंने कभी छोड़ा नहीं। थोड़ा देर सबेर हुआ तो भी चुका ही दिया। आप ही कहते थे राहुल ईमानदार आदमी है। अब अचानक निकाल देना क्या इंसाफ है? राहुल, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर घर की बात है, बीवी का कहना टाल नहीं सकता। तू कुछ दिनों में दूसरा ठिकाना देख ले, मैं चाहूं तो मदद कर दूं। सेठ जी, ठंड में घर से निकाल देंगे तो मैं परिवार को कहां लेकर जाऊं? गांव में कोई किराए का घर खाली नहीं है। ये दीवारें, ये आंगन सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। बच्चों की हंसी, मेरी बीवी की पूजा, सब कुछ यहीं से जुड़ा है। मुझे समझ है बेटा, लेकिन कभी कभी आदमी अपनी मजबूरी का गुलाम बन जाता है। तू 1 हफ्ते में घर खाली कर दे, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। राहुल, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी ने तो साफ कह दिया है कि घर खाली कर दो। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम? बच्चों का क्या होगा? गौरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड है, मुसीबत है, लेकिन रास्ता भी निकलेगा। भगवान ने अगर दरवाजा बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। पर राहुल, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बाहर तो कोहरा छाया है, कुछ दिखता भी नहीं। ऊपर से हमारे पास पैसे भी तो नहीं बचे। पैसे तो फिर आ जाएंगे गौरी, लेकिन हिम्मत अगर टूट गई तो कुछ नहीं बचेगा। देखो, हमें जल्द से जल्द घर खाली करना होगा, वरना सेठ जी कभी भी आकर निकाल देंगे। चलो, जितना सामान है बांध लो, हम निकलते हैं। राहुल और गौरी ठंड से कांपते हुए जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। गौरी, डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ हैं ना। कोई भी मुसीबत आ जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमें बस किसी तरह रात गुजारनी हो। लेकिन राहुल, हमारे पास तो न खाना है, न रजाई, न ही कोई ठिकाना। अगर ऐसे ही ठंड में बैठे रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे या... चुप रहो गौरी, ऐसे मनहूस शब्द मत बोलो। देखो उधर, वो जो सूखे पेड़ पड़े हैं और वो कुछ पुराने कपड़े झाड़ियों में फंसे हैं, उनसे हम एक छोटा सा टेंट बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कम से कम हवा और ठंड से बच जाएंगे। सच में उधर कुछ कपड़े तो दिख रहे हैं, शायद किसी पुराने मजदूर के होंगे जो यहाँ आया होगा। राहुल ने जल्दी जल्दी लकड़ियां और कपड़े इकट्ठे किए, कुछ सूखी डालियां काटी और बोला, फिर इन कपड़ों को ऊपर से बांध देंगे, टेंट जैसा बन जाएगा। राहुल, तुम तो कमाल के आदमी हो। इतने हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। सच कहूं तो मुझे तुम पर गर्व है। गर्व बाद में करना, पहले अंदर चलो, ठंड से शरीर पत्थर हो रहा है। मैं लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता हूँ। इतने में ठंड से काटती हुई एक बुद्धि दादी राहुल के टेंट के बाहर आ जाती है। बेटा, ओ बेटा, इस गरीब बुढ़िया पर रहम कर दो। ठंड के मारे हड्डियां जम गई हैं। कहीं बाहर ही दम न निकल जाए मेरा। अगर तुम्हारी झोपड़ी में जरा सा कोना मिल जाए तो भगवान तुम्हें खुश रखेगा। अरे दादी, आप इतनी ठंड में अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी आइए अंदर, आग के पास बैठिए। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होगा। इतने में बुढ़िया दादी पीछे को गिर जाती है और वही उनकी मृत्यु हो जाती है। राहुल बहुत ही उदास हो जाता है और गौरी भी। वो दोनों कुछ लकड़ियां के साथ दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और राहुल काम के लिए निकल जाता है। साहब, अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी काम हो, छोटा मोटा ही सही, तो बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ,
न घर है न खाने को कुछ, बस कुछ दिनों से पेट खाली है। भाई, इस वक्त तो कोई काम नहीं है। इतनी ठंड में कौन फैक्ट्री चलाता है? मैंने तो अपने सारे मजदूरों को छुट्टी पर भेज दिया है, और जो कुछ बच्चे थे काम करने वाले, उन्हें भी एक एक करके निकालना पड़ रहा है। ठंड में मशीनें भी सही से नहीं चलती। ठीक है साहब, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम हो जो कोई नहीं करना चाहता, मैं वो भी कर लूंगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। राहुल ठंड से ठंड हुआ अपने दोस्त लखन के घर जाता है। अरे राहुल, तू इतनी ठंड में यहाँ? क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, जिंदगी जैसे मजाक बन गई है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, घर से भी बाहर कर दिया। जेब में 1 रुपया तक नहीं बचा। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और पेट 2 दिन से खाली है। सोचा तेरे पास आ जाऊं, शायद तू कुछ मदद कर सके। अरे यार, तू तो जानता है मैं भी इन दिनों बड़ा परेशान हूं। ठंड में तो मेरा काम पूरा बंद पड़ा है, पैसे वैसे ही बहुत तंगी में हैं। हरी, मैं तेरे सामने भीख नहीं मांग रहा हूं, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। 2 दिन का खर्च निकल जाए, जब काम मिल जाएगा तो लौटा दूंगा। राहुल, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बिना सोचे समझे दे देता, लेकिन तू देख ही रहा है, चूल्हा तक ठंडा पड़ा है, बच्चे भूखे सो जाते हैं। मेरे पास सच में एक भी फालतू रुपया नहीं है। मुझे पता था तू मेरा भाई जैसा है, इसलिए तेरे पास आया, लेकिन शायद किस्मत ने मुझसे हर रास्ता छीन लिया है। अब न घर है, न काम, न कोई उम्मीद। अरे ऐसा मत बोल भाई, हिम्मत रख। कल सुबह मैं तेरे साथ चलूंगा, देखते हैं किसी फैक्ट्री या गोदाम में काम मिल जाए। अभी अंदर चल, थोड़ी देर आग ताप ले, चाय पी ले। नहीं, अब देर हो चुकी है। मां घर पर इंतजार कर रही होगी, वो भी शायद भूखी होगी। मैं चलता हूं। राहुल मन में सोचता है कि अब उसको जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लेनी चाहिए, क्योंकि गोरी ठंड के मारे कौप रही होगी। ठंड भी काफी ज्यादा हो रही है। राहुल सीधा जंगल जाता है लकड़ियां काटने। राहुल लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए ठंडी हवा में कांपता हुआ घर लौटता है। अच्छा हुआ राहुल, तुम आ गए। मुझे तो लगा अब ठंड के मारे मैं यहीं बैठी बैठी मर जाऊंगी। देखो, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। जल्दी से आग जला दो, वरना मैं नहीं बचूंगी। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं आ गया हूं। बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ियां काट कर लाया हूं। अभी आग जलाता हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ। राहुल लकड़ियां सुलगाता है और धीरे धीरे आग की लपटें भड़क उठती हैं। अब कुछ जान में जान आई। लेकिन राहुल, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पेट में जैसे आग लगी हुई है। कुछ खाने का इंतजाम हुआ क्या? नहीं गोरी, आज भी किसी ने मदद नहीं की। हर दरवाजे पर गया, पर सबने मुंह फेर लिया। कहा अपने अपने घर की मुश्किलें हैं। अब इतनी ठंड में कौन बाहर निकले, कौन गरीब की सुने। तो अब क्या करेंगे राहुल? क्या यूं ही भूखे पेट ठंड में बैठे रहेंगे? याद है ना, दादी अम्मा ने हमें वो पुरानी कढ़ाई दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा इसे हमेशा अपने पास रखना, वक्त पड़ने पर यही तुम्हारा सहारा देगी। हाँ, याद है, वही लोहे की कढ़ाई जो उन्होंने आशीर्वाद देकर दी थी। मगर वो तो बस पुरानी चीज है राहुल, उसमें क्या रखा है? नहीं जानता, लेकिन अभी आग पर रख देते हैं। कम से कम ये गर्म तो रहेगी, और शायद इससे ठंड थोड़ी कम लगे। राहुल धीरे से कढ़ाई को आग के ऊपर रखता है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है, एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ये कैसी खुशबू है राहुल? जैसे किसी ने रसोई में पकवान बनाए हों। हाँ, ये तो सच में खाने की खुशबू है, लेकिन हमने तो कुछ रखा ही नहीं इसमें। ये कैसे संभव है? हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? राहुल, ये तो वही कढ़ाई है जो दादी अम्मा ने दी थी। उन्होंने कहा था ना, जब कोई सहारा ना बचे तब इसे याद करना। हाँ गोरी, ये दादी अम्मा का आशीर्वाद है।
उन्होंने कहा था कि ये कढ़ाई भूख और ठंड दोनों को मिटा देगी। आज उनकी बात सच हो गई। घर के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। अंदर आग की हल्की हल्की आंच जल रही है और दादी अम्मा की दी हुई जादुई कढ़ाई अब रोज का चमत्कार बन चुकी है। देखो राहुल, अब हमारे पास खाने का भी इंतजाम हो गया है। भगवान दादी अम्मा की आत्मा को शांति दे। उनकी दी हुई कढ़ाई ने हमें बचा लिया। अब तो भूख की चिंता खत्म हो गई। हाँ गौरी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सोचा था कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया है, पर अब लगता है वक्त पलटने वाला है। सुनो, मेरा एक सुझाव है। क्यों ना तुम रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट लाया करो। वैसे भी अब ठंड बढ़ती जा रही है। लोग आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमें ठंड में गर्मी मिलेगी और दूसरा जो लकड़ियां बेचकर पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, और जब हमारे पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम किराए के घर में नहीं रहेंगे। अपना छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ कोई हमें निकाल ना सके। हाँ गौरी, अपना घर, वो दिन देखना मेरा सपना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सिर पर अपनी छत हो और तुम्हारे चेहरे पर कभी मायूसी ना दिखे। राहुल जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर चौपाल पर रख देता है। अरे राहुल, तू ये क्या कर रहा है बेटा? तू तो पहले मजदूरी करता था ना, कब से लकड़ियां काटने का धंधा शुरू कर दिया? क्या बताऊं सेठ जी, हालात ऐसे बन गए हैं कि मजबूरी ही काम सिखा देती है। ठंड के मारे सबने अपने अपने काम बंद कर दिए हैं। खेतों में मजदूरी नहीं, फैक्ट्री में काम नहीं। पेट की आग के लिए यही एक रास्ता बचा है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और चौपाल पर बेच देना। हाँ, सही कहा तूने। ये सर्दी तो अमीरों की कोठियों में भी दस्तक दे रही है, गरीबों के झोंपड़े में तो कहर बनकर उतरती है। चल बता, कितने में बेच रहा है अपनी लकड़ियां? सेठ जी, मैं अपनी आधी लकड़ियां सिर्फ 20 रुपए में दे दूंगा। बाकी आधी अपने घर ले जाऊंगा। गोरी और मेरी माँ ठंड से कांप रही हैं। अरे, आधी आधी का क्या हिसाब लगा रखा है तूने? अगर बेचनी है तो सब बेच दे। यहां कोई टुकड़ों में सौदा नहीं करता। सेठ जी, मैं भूखा रह लूंगा, पर घर वालों को ठंड में नहीं मरने दूंगा। जो लकड़ियां बचेंगी उनसे हमारा चूल्हा जलेगा। आग नहीं, उम्मीद जलेगी। राहुल ने अपनी आधी लकड़ियां सेठ जी को बेच दी थीं और आधी लकड़ियां अपने घर के लिए रख ली थीं, ताकि ठंड में जलाकर अपना घर गर्म रख सके। ये उसका रोज का काम बन गया था। कुछ ही महीनों में राहुल ने इतना पैसा बचा लिया कि अब उसे किराए के घर की चिंता नहीं रही।